दक्ष ने चट्टान के दैत्य को जमीन से खींचकर बाहर निकाला और फिर उसे लेकर सुनहरी गरुड़ों के घोंसले की ओर गया कि शायद वहां कुछ काम की चीज मिल जाए। हालांकि यह छोटा सा चक्कर दक्ष के लिए तो बेकार साबित हुआ, लेकिन चट्टान दैत्य की तो जैसे लॉटरी लग गई। उसे वहां हर प्रकार के रत्न और खनिज मिले जिनसे वह अपने कवच को और उन्नत बना सकता था। उसी रात वानरेन पर्वत पर, जिसे अब नाम दिया गया है युवराज हर्षवर्धन, अपने बाएं पंख में शराब का प्याला थामे और दाएं में मांस की सींक लिए हुए चिल्लाया, आओ सुनहरी गरुड़ों के अंत का जश्न मनाएं, जी भर के खाओ। दक्ष ने आंखें घुमाते हुए कहा, मैं ही वो था जो सुनहरी गरुड़ को मार कर लाया, और वही जिसने इस मांस को भून कर तैयार किया जिसे तुम लोग खा रहे हो। हर्षवर्धन हंसते हुए बोला, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, इन पर ध्यान मत दो। मुखिया एल्डर ने डांटते हुए कहा, हर्षवर्धन, हमारे सम्माननीय मेहमान के प्रति असभ्य मत बनो। वानरेन पर्वत की छोटी से लेकर तल तक रोशनी से जगमगा रहा था। रास्ते को लाल लालटेन और रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया था। चारों ओर भुने हुए मांस की सुगंध फैली थी। दो सुनहरी गरुड़ को मिट्टी के बड़े बर्तन में उबालकर पकाया जा रहा था। यदि दक्ष चाहता तो वह सभी 5 सुनहरी गरुड़ों के शव सौंप देता, लेकिन यह मांस अद्वितीय और कीमती था, पीक ग्रेड जीवन रूप से प्राप्त। उसने पहले ही बड़ी उदारता दिखाई थी 2 शव देकर। आखिरकार क्रैग ईगल्स यानी गगन चीलों के लिए यह मांस पोषण के अलावा ज्यादा मायने नहीं रखता था, जबकि इंसानों को इससे जीन पॉइंट्स मिल सकते थे। दक्ष, मुखिया और युवराज गोपाल मुख्य अतिथि की तरह ऊंचे मंच पर बैठे थे। सुनहरी गरुड़ों को हराने में जो भूमिका दक्ष ने निभाई थी, उसके कारण उसका स्थान अब गगन चीलों के कबीले में मुखिया और युवराज के समकक्ष था। युवराज गोपाल खड़ा हुआ और बोला, सबसे पहले मैं श्रीमान दक्ष का धन्यवाद करना चाहता हूं। यदि वे हमारे साथ न होते तो यह यात्रा अधूरी रह जाती। सच कहूं तो उनकी सहायता के बिना गगन चीलें आज समाप्त हो चुकी होती। नहीं, ये तो तय था। दक्ष ने मन ही मन कहा, मेरे पिछले जन्म में यही हुआ था। दूसरी बात, मैं श्रीमान दक्ष से क्षमा चाहता हूं। कल मैंने परिस्थिति को समझे बिना उन पर हाथ उठा दिया। यदि वे दयालु न होते तो मैं अब तक मर चुका होता। आज भी यदि उनकी सहायता न मिलती तो मैं दोबारा मर जाता। इसीलिए मैं दिल से आपसे क्षमा मांगता हूं। दक्ष ने सिर हिलाकर क्षमा स्वीकार की। वास्तव में उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा था। अब ये एक खुशी का अवसर है, तो चलिए जश्न शुरू करते हैं। गगन चीलें हंस पड़ी और मुखिया ने घोषणा की, मांस परोसा जाए। विशाल पत्थर के बर्तन का ढक्कन खोला गया और उसकी खुशबू से सबका मन मचल गया। सभी को मांस का शोरबा परोसा गया। दक्ष, मुखिया और युवराज गोपाल के कटोरे विशेष रूप से बड़े थे। इससे मैं घोषणा करता हूं कि गगन चीलों ने सुनहरी गरुड़ों पर विजय प्राप्त की है। सभी जोश के साथ खाने में जुट गए। दक्ष ने जब गगन चीलों को ध्यान से देखा तो उसे एक अजीब परिवर्तन दिखाई दिया। उनकी पंखुड़ियों में धीरे धीरे सुनहरा रंग आ रहा था। विशेष रूप से वे गगन चीलें जिनमें यह बदलाव अधिक स्पष्ट था, वही थीं जिन्होंने पिछली रात दक्ष के बनाए व्यंजन खाए थे। खासकर हर्षवर्धन के दोनों पंख अब चमकदार सुनहरे हो गए थे, यहां तक कि उसके पंजे भी सुनहरे हो चुके थे। क्या यह जेनेटिक म्यूटेशन है? शायद जेनेटिक एवोल्यूशन। सुनहरी गरुड़ों और गगन चीलों की अनुवांशिक संगतता बहुत अधिक प्रतीत हो रही थी। संभव था कि यदि पर्याप्त मात्रा में सुनहरी गरुड़ का मांस खाया जाए तो गगन चीलें उनके रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स को आत्मसात कर सकती थीं। अब समझ में आया कि सुनहरी गरुड़ गगन चीलों का शिकार क्यों करते थे। दोनों प्रजातियां एक दूसरे के लिए अत्यंत पोषक थीं। दक्ष ने बगल में बैठे मुखिया और युवराज गोपाल की ओर देखा। गोपाल के पंख अब गहरे सुनहरे हो गए थे, लेकिन मुखिया में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ था। शायद इसलिए कि वह बहुत वृद्ध था और अब उसमें एवोल्यूशन की क्षमता नहीं थी। मुखिया मुस्कुराकर अपनी प्रजा की ओर देख रहा था, मानो यह सब पहले से जानता हो। शातिर बूढ़ा पहले से जानता था कि सुनहरी गरुड़ों का मांस क्या कर सकता है। हालांकि दक्ष को इससे कोई आपत्ति नहीं थी। उसे तो वही मिला जो वह चाहता था। उसने शोरबे का एक घूंट पिया और तभी उसके मन में आवाज गूंजी,
The soul shard merging process has concluded. You have obtained a post-peak grade golden rock soul shard. पोस्ट का अर्थ था कि यह डेविल सोल पीक ग्रेड और डिजास्टर एलियन के बीच का कोई स्वरूप था। हर्षवर्धन ने पूछा, दक्ष? नहीं श्रीमान दक्ष, आप कहां से हैं? मुखिया की घूरती नजरों से डरते हुए उसने झट से सम्मानजनक रूप में प्रश्न दोहराया। एक मानवों का शहर, या यूं कहो कि अब वह केवल मानवों का नहीं रहा, अब वहां कई प्रजातियां साथ रहती हैं। मुखिया ने आश्चर्य से पूछा, ऐसे शहर भी होते हैं? ये तो बड़ा रोचक लगता है। मैं यह नहीं कह सकता कि वह रोचक है या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि एक दिन वह शहर पूरे दूसरे क्षेत्र में प्रसिद्ध होगा। एंड दैट डे इज नॉट फार। हर्षवर्धन उत्सुकता से पूछ बैठा, क्या वहां कुछ मजेदार चीजें भी हैं? कुछ मानवों की अनोखी तकनीकें हैं, एक प्रजाति जो स्पिरिट हर्ब्स और हरियाली उगाने में माहिर है। बस फिलहाल इतना ही। हालांकि दक्ष ने ज्यादा जानकारी नहीं दी, पर गगन चीलों के बीच उसकी बातों ने जिज्ञासा जगा दी थी। भोजन के बाद दक्ष ने उस नए पोस्ट पीक ग्रेड डेविल सोल को बुलाया जो उसे अभी मिला था। वह सोल शार्ड बेहद अनोखा लग रहा था, लेकिन दक्ष ने उसे आबादी वाले क्षेत्र में परखना ठीक नहीं समझा। उसने उसे अपनी सोल स्पेस में रख दिया और फिर उसे याद आया कि उसके पास सुनहरी गरुड़ का दिल भी था। वह दिल दिखने में क्रिस्टल जैसा था, पर उसे छूने पर हल्का जेल जैसा लग रहा था। यह पहले क्षेत्र में खाए दिल से अलग था। क्रिस्टलीकरण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, जिससे कुछ विशेष होने की उम्मीद थी। दक्ष ने अपना मसालों वाला थैला निकाला, दिल के टुकड़े किए, उसमें मिर्च और मसाले मिलाए और उसे तल लिया। उम्मीद के साथ उसने व्यंजन खा लिया। For consuming the meat of a disaster-grade golden rock, you received one disaster gene fragment. दक्ष को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसे वास्तव में एक डिजास्टर जीन पॉइंट मिला था। हालांकि पूरे दिल को खाने के बाद भी उसे सिर्फ एक ही पॉइंट मिला। इसका अर्थ था कि सुनहरी गरुड़ वास्तव में डिजास्टर एलियन में बदलने के करीब नहीं था। फिर भी यह एक पॉइंट भी दक्ष की ताकत में बहुत बड़ी वृद्धि थी। यह यात्रा सफल रही थी। इस बार पहले रेल्म की तुलना में जीन पॉइंट को समाहित करना बहुत आसान रहा। थोड़ी देर के लिए उसका शरीर तप गया, लेकिन जल्दी ही सामान्य हो गया। जब उसका शरीर ठंडा हुआ तो उसके चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान थी। क्या? दक्ष थोड़ा चौंका। हम सिर्फ तुम्हारा खाना खाकर चले नहीं सकते। तुमने कहा था कि तुम्हारा खुद का शहर है और हमें लगता है कि तुम्हें हमारी जैसी हवाई शक्ति की जरूरत होगी। शिलायुक्त आत्मा रॉक स्पिरिट ने कहा, क्या तुम सच में हमारे साथ लौटना चाहते हो? हमने तुम्हारा मांस खाया है, अब हम तुम्हारे योद्धा हैं। दक्ष का चेहरा थोड़ा टेढ़ा हो गया। क्या तुम लोगों ने पहले ही उस उपकार का बदला नहीं चुका दिया? पर कल रात के मांस का नहीं। क्या तुम्हारे सरदार और वृद्ध ने इसकी अनुमति दी? यशवर्धन गिद्ध ने सिर हिलाया। उन्होंने हमें आदेश दिया कि तुम्हारे पीछे चलो और तुम्हारे नेतृत्व में सेवा दो। दूसरे शिलग्रद गिद्ध बोले। उन्होंने कहा कि तुम्हारे साथ रहकर हमें अवश्य लाभ होगा। और मेरे पिताजी ने कहा कि मुझे तुम्हारे प्रति किए गए अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए। यशवर्धन चिल्लाया। दक्ष हंस पड़ा। ठीक है फिर। उसके शहर में पहले से ही 3 अलग अलग जातियां रह रही थीं। एक और जुड़ जाए तो क्या फर्क पड़ता था? गोल्डन रॉक का मांस खाने के बाद शिलग्रद गिद्धों की सुप्त क्षमता जाग उठी थी। उनके पास पंखों के कारण असाधारण हवाई युद्ध क्षमता थी, जो दक्ष के शहर के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकती थी। शिलायुक्त दानव के कंधे पर बैठा दक्ष और उसका नया काफिला 1 महीने की यात्रा कर शहर लौटे। जब नगर की दीवारों पर गश्त कर रहे रक्षक ने दक्ष को एक झुंड पंछी मानवों के साथ देखा तो वह ज्यादा हैरान नहीं हुआ। एक और जाति को अपने साथ ले आए। दक्ष ने माथा पीट लिया। मैंने भी नहीं सोचा था ऐसा होगा। मैं तुरंत दोनों कुलपतियों को, सुरेश्वर को और टीम जिनिट के शिकारी दल को सूचना देता हूं। उन 2 महीनों में जब दक्ष बाहर गया हुआ था, पूरा शहर ही बदल चुका था। पत्थर की दीवारों की मरम्मत हो चुकी थी और गलियां अब साफ सुथरी और पत्थर से पक्की हो चुकी थीं। शिलग्रद गिद्ध हवा में उड़ते हुए
पूरे शहर को उत्सुकता से देख रहे थे। उन्होंने पहले कभी शहर नहीं देखा था। देखो, दीवारें सच में पत्थर की हैं। वो क्या है? पत्थर इतने एक जैसे कैसे हो सकते हैं? ओह, मैंने वो देखा है। हमारे वृद्ध का घर भी लकड़ी की झोपड़ी जैसा कुछ वैसा ही है। दक्ष की वापसी की खबर पूरे शहर में फैल गई। आर्णिक वन से हरे प्रकाश की धाराएं चमकीं और सुरेश्वर, टीम जीनित और येलो जाति के लोग दक्ष का स्वागत करने आ पहुंचे। स्वागत है दक्ष। दक्ष ने सिर हिलाया और शिलायुक्त दानव से कूदकर नीचे उतरा। तुम सबने बहुत अच्छा काम किया। सिर्फ 2 महीनों में शहर फिर से नया जैसा लग रहा है। दक्ष की प्रशंसा सुन सबके चेहरे खिल उठे। लेकिन इतनी औपचारिकता की जरूरत नहीं है। कृपया आप सब अपने काम पर वापस जाएं। अब वहां सिर्फ येलो जाति के प्रमुख, सुरेश्वर, टीम जीनेट के सदस्य, अर्णिक वन के शमन और कबीर तथा योगिता बचे थे। दक्ष ने आदेश दिया, सौम्या, देखो जरा शहर में कौन कौन सी खाली जगहें हैं जहां शिलग्रद गिद्धों को ठहराया जा सके। यशवर्धन ने सिर हिलाया, नहीं, इसकी जरूरत नहीं। हमें बंद स्थानों में रहने की आदत नहीं है। दक्ष ने आंखें घुमाईं। तो कहां सोने का इरादा है? यशवर्धन ने नगर दीवार की ओर इशारा किया। यहीं दीवारों पर। दक्ष ने भौहें चढ़ाईं। तुम पहरेदारी मीनारों पर घोंसले बनाना चाहते हो? सौम्या ने सिर हिलाया। मगर शहर में कुल 16 मीनारें ही हैं। क्या उनमें सब समा पाएंगे? हम शहर की दीवारों पर भी सो सकते हैं, सुरेश्वर ने विरोध किया। इससे हमारी रक्षात्मक व्यवस्था में रुकावट आएगी। यशवर्धन ने कहा, हमारे होते हुए रक्षा की क्या जरूरत है? कोई शत्रु दीवारों के पास भी नहीं आ सकेगा। दक्ष ने हाथ बांधे। मुझे लगता है तुम्हें कोई और जगह तलाशनी चाहिए। शहर के आसपास कुछ पहाड़ियां और टीले हैं। आर्णिक वन के शमन ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ दिन हमारे साथ जंगल में क्यों नहीं रहते? यशवर्धन ने झांका। तुम हो कौन? बुढ़ू? शमन ने भौहें चढ़ाईं। मैं आर्णिक वन का शमन हूं। शायद तुमने मेरे बारे में सुना होगा। नहीं, यशवर्धन बोला। एक अन्य शिलग्रद गिद्ध ने फुसफुसाया। हमारे वृद्ध ने इनके बारे में बताया था शायद। ये हरी भरी चीजों और औषधियों को बढ़ाने वाली जाति है। ओह, मतलब किसान है? शमन ने धैर्यपूर्वक कहा। वैसे भी कह सकते हो, लेकिन हम जीवन ऊर्जा को पोषित करते हैं, विशेषकर वनस्पतियों को। तुम्हारे जंगल में पहाड़ हैं क्या? यशवर्धन ने पूछा। नहीं, हम जंगल में रहते हैं। फिर तो नहीं चलेगा। सुबह की ओस हमारे पंखों को गीला कर देगी। पर पहले कई बार हमारे जंगल में शिलग्रद गिद्ध आ चुके हैं, कभी शिकायत नहीं की। सौम्या ने सुझाव दिया, यदि घोंसलों की सामग्री समय समय पर बदली जाए तो नमी नहीं टिकती। यही तरीका बाकी पक्षी अपनाते हैं। कबीर ने कहा, वैसे एक और उपाय है। शिलायुक्त जाति इन्हें पत्थर के खंभों का छोटा जंगल बना दे तो। सच में? शिलायुक्त आत्मा जमीन से पत्थर के स्तंभ उगा सकते थे। वे पहरे मीनारों जितने ऊंचे तो नहीं होंगे, पर शहर की दीवारों जितनी ऊंचाई जरूर पा सकते थे। दक्ष ने विशाल शिलायुक्त दानव से पूछा, क्या तुम्हारी जाति ये काम कर सकती है? कोई मुश्किल नहीं, मैं सबको बता दूंगा। दक्ष कल्पना भी नहीं कर सकता था कि ये 2 जातियां, जो कभी एक दूसरे की दुश्मन थीं, अब एक ही शहर में शांतिपूर्वक रह रही थीं। यशवर्धन, तुम और तुम्हारे साथी शिलायुक्त दानव के साथ जाओ और देखो क्या यह स्थान तुम्हारे लिए उचित रहेगा। गिद्धों और दानवों के चले जाने के बाद दक्ष बोला, अब मुझे जरा पूरा शहर घुमा दो। मैं देखना चाहता हूं कि 1 महीने में तुमने क्या क्या किया है। वे गलियों में चल पड़े। कबीर बोला, इस समय के दौरान येलो और शिलायुक्त जातियों के सहयोग से हमने शहर की दीवारें और गलियां पूरी तरह सुधार दी हैं। दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा, सभी का आभार। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहां भीड़ थी और बाजार लग चुका था। वहां आर्णिक वन, येलो जाति और इंसानों के स्टॉल लगे थे और बीच बीच में शिलायुक्त दानव भी गुजर रहे थे। दक्ष थोड़े आश्चर्य से बोला, तुमने बाजार भी शुरू कर दिया? सौम्या मुस्कुराई। ये विचार लाविका का था। हर जाति की अपनी खासियतें और जरूरतें होती हैं। उसने इस बाजार का सुझाव दिया ताकि हर जाति के बीच वस्तुओं का आदान प्रदान बढ़ सके और ये शहर सच में जीवंत बन जाए। दक्ष ने सिर हिलाया। बहुत अच्छा किया लाविका।
तुम सही हो। एक शहर को समृद्ध होना चाहिए, न कि सिर्फ लोगों का एक झुंड। लाविका थोड़ी शर्माई। मैंने कभी वास्तुकला नहीं सीखी जैसे कबीर ने। मैंने तो सिर्फ व्यापार पढ़ा है। और जब मैंने इन नागरिकों को वस्तुओं का आदान प्रदान करते देखा तो बाजार बनाने का विचार आया। शिलग्रद गिद्धों के मुखिया ने कहा, इस बाजार के बन जाने से बहुत सुविधा हो गई है। दक्ष और उनकी टीम बाजार से गुजरे। वहां मौजूद कई खरीदार उन्हें देखकर चकित रह गए। मनुष्य डेविल सोल बेच रहे थे। लकड़ी की आत्माएं औषधियां और जड़ी बूटियां बेच रही थीं। शिलग्रद गिद्ध अपने विशेष पोशंस बेच रहे थे और पाषाण आत्माएं अपने बल और पकड़कर लाए गए विशाल जीवन रूपों को। बाजार में हलचल थी, लेकिन सब कुछ व्यवस्थित था। साफ था कि लाविका ने इस पर कड़ी मेहनत की थी। लाविका ने समझाया, हर जाति कुछ अलग चीजें खरीदती और बेचती है। इंसान डेविल सोल बेचते हैं ताकि वे जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स के मांस और दुर्लभ औषधियां प्राप्त कर सकें। लकड़ी आत्माओं के शमन ने धीरे से कहा, हम इंसानों की खोजों जैसे प्लेइंग कार्ड्स और बच्चों के खिलौनों में काफी रुचि ले रहे हैं। और मैं ये जानकर चौंक गया कि शिलग्रद गिद्धों के पोषंस हमारे लिए कितने अनुकूल हैं। शिलग्रद गिद्धों के मुखिया ने कहा, हमारी जाति जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स का मांस, डेविल सोल और स्पिरिचुअल हर्ब्स चाहती है और बदले में हम अपनी विशेष औषधियां देते हैं। शिलग्रद गिद्ध बहुत अच्छे एल्केमिस्ट और पोषणीयर थे, क्योंकि उनका मूल स्थान वानर पर्वत की गहराइयों में था। उनकी कई औषधि विधियां उनके पूर्वजों से चली आ रही थीं। लाविका ने आगे बताया, पाषाण आत्माओं को सिर्फ पत्थर, खनिज और रत्न चाहिए होते हैं, लेकिन वे जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को मारने में सबसे अधिक सक्षम हैं। वे बड़ी मात्रा में रेगुलर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स और कुछ म्यूटेटेड ग्रेड लाइफ फॉर्म्स भी उत्पन्न कर सकते हैं। पहले भी 1-2 सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स देखे गए हैं। ये कोई आश्चर्य नहीं था कि कभी स्वतंत्र रूप से दूसरे रेल्म में विचरण करने वाली ये घुमंतु जाति इतनी शक्तिशाली थी। अगर उनके खदान समाप्ति की कगार पर न होती तो दक्ष शायद उन्हें इतनी आसानी से न हरा पाते। उनकी पत्थर की आर्मर और शक्ति से यह स्पष्ट था कि वे युद्ध के लिए बने हैं। जब वे पर्याप्त पत्थर खा लेते हैं तो उनके शरीर अडमांटियम जैसे मजबूत हो जाते हैं, और अगर किसी तरह गिर भी जाएं तो जब तक उनका कोर नष्ट न किया जाए वे फिर जीवित हो सकते हैं। शहर में सीमित शक्ति होते हुए भी लाविका ने सभी जातियों को एकजुट किया। ये एक अद्भुत प्रयास था। तुम्हारी मेहनत के लिए धन्यवाद। लाविका मुस्कुराई। कोई खास बात नहीं, सौम्या और बाकियों ने मेरी बहुत मदद की। टीम जीनिट के प्रभाव के बिना लाविका शायद यह कार्य अकेले नहीं कर पाती। हम सौभाग्यशाली रहे कि हमें पहले से स्थापित बाजारों के कुछ उदाहरण मिल गए, नहीं तो यह बहुत ही अव्यवस्थित हो जाता। लाविका ने अपने वंशजों की मदद से उन बाजारों की रचनाओं का अनुसरण किया था। सच कहूं तो सबसे कठिन कार्य पाषाण आत्माओं को बाजार के नियम समझाना था। पाषाण आत्माओं के पत्थर जैसे दिमाग के कारण उन्हें जटिल विचार समझाना कठिन था। दक्ष हंस पड़े जब उन्होंने सोचा कि पत्थर के दिमाग वाले वो राक्षस नियमों की पुस्तिका पलट रहे होंगे। अंत में हमने कुछ ही पाषाण आत्माओं को नियम सिखाए हैं और वे अपने पूरे समुदाय का प्रतिनिधित्व करेंगी। तुम लोग मुद्रा के रूप में क्या उपयोग कर रहे हो? दक्ष उत्सुक हुए। जब तक मुद्रा न हो, शहर बार्टर सिस्टम से ट्रेड बेस्ड व्यवस्था तक नहीं पहुंच सकता था। मानव शहरों में जैसे कि काशी में सरकारी इशूड पॉइंट्स होते थे, लेकिन वो एलियन जातियों के लिए निरर्थक थे। सौम्या ने अपनी जेब से 2 सिक्के निकाले, एक सोने का और एक चांदी का। दोनों सुंदर नक्काशीदार थे। हम अभी यही उपयोग कर रहे हैं। सोना और चांदी? दक्ष ने दोनों सिक्के उठाए और सूंघे। उनमें धातु की जगह औषधियों की सुगंध थी। चांदी के सिक्के के एक ओर दक्ष का चेहरा था और दूसरी ओर वेनमबेन। सोने के सिक्के पर भी एक ओर दक्ष का चेहरा था और दूसरी ओर एक शहर की छवि। दक्ष ने सिक्का तोड़ा और उसमें हड्डियों का चूर्ण देखा। ये तो म्यूटेटेड ग्रेड और सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स की हड्डियां हैं। लाविका ने सिर हिलाया। पाषाण आत्माएं सोने का उपभोग करती हैं,
इसलिए हमने उनकी खाद्य आपूर्ति को कम करना अनुचित समझा। सौम्या ने जोड़ा, बाजार में पहले से ही लोग जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स को एक सामान्य मानक की तरह उपयोग कर रहे थे, इसलिए हमने उनकी हड्डियों को मुद्रा बना दिया। लाविका और सौम्या ने बारी बारी से बताया। मुद्रा लकड़ी आत्माओं की जड़ी बूटियों से तैयार की जाती है और फिर शिलग्रद गिद्धों की विधियों से रंगी जाती है, जिससे उन्हें सोने और चांदी जैसा रूप मिलता है। वर्तमान में 10,000 चांदी के सिक्के एक सोने के सिक्के के बराबर हैं। मुख्य समस्या सुपीरियर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स की कमी है, इसलिए हम ज्यादा सोने के सिक्के नहीं बना पाए। सौम्या ने आगे कहा, हम अगला कदम पेपर करेंसी लाना चाहते थे, लेकिन आपकी अनुमति के बिना नहीं करना चाहते थे। और वैसे भी हमारे पास ऐसी तकनीक नहीं है जिससे नकली नोटों को रोका जा सके। एक चांदी के सिक्के से क्या खरीद सकते हैं? 10 टन रेगुलर ग्रेड लाइफ फॉर्म्स के बदले एक चांदी का सिक्का और 1 टन म्यूटेटेड ग्रेड लाइफ फॉर्म्स के बदले 100 चांदी के सिक्के। 100 चांदी के सिक्कों में एक रेगुलर ग्रेड डेविल सोल और एक सोने के सिक्के में एक म्यूटेटेड ग्रेड डेविल सोल मिलता है। दक्ष ने रुचि से देखा कि एक शिकारी जेनेटिक लाइफ फॉर्म के मांस को वहीं काटकर स्ट्रीट स्नैक में बदल रहा था। अगर उन्होंने शहर को ऐसे ही विकसित होने दिया, तो क्या एक दिन ऐसा आएगा जब इंसान बिना दूसरी रेल्म की खतरनाक यात्रा के जीन पॉइंट्स प्राप्त कर सकेंगे? दक्ष ने कभी कल्पना नहीं की थी कि केवल 2 महीनों में शहर इतनी तरक्की कर लेगा। दक्ष ने कहा, अभी तक हमारी कागजी मुद्रा छापने की कोई योजना नहीं है, लेकिन इसकी कोई जल्दी भी नहीं है। कुछ शिकारियों को पास के मानव शहरों में भेजो और वहां से कुछ स्टोरेज टाइप डेविल सोल खरीद लाओ। मुद्रा से जुड़ी सबसे बड़ी समस्या यही थी, उसका परिवहन करना कठिन था। 1 पाउंड म्यूटेंट एलियन जीवन रूप खरीदने के लिए चांदी के सिक्कों का एक बड़ा थैला चाहिए होता, लेकिन इस समस्या को अस्थायी रूप से स्टोरेज टाइप डेविल सोल से हल किया जा सकता था। योगिता ने सिर हिलाया। मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। सभी मानव या तो डेविल सोल शिकार करके पाते थे या खरीदते थे, और यह उनके लिए आम बात थी। लेकिन विदेशी जातियां इतनी सौभाग्यशाली नहीं थीं। वन आत्माओं के पुरोहित और येलुओ प्रमुख की आंखों में चमक आ गई। वे अब तक मनुष्यों से बड़ी मुश्किल से ऐसे डेविल सोल प्राप्त कर पाए थे, और उनके पूरे कबीले के लिए वह काफी नहीं थे। अधिक संख्या में ऐसे डेविल सोल होना उनके कबीले के लिए वरदान साबित होगा। योगिता ने आगे कहा, हमने कर वसूलना भी शुरू कर दिया है। दक्ष ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे किसी भी तरह का कर नहीं चाहिए। मैं इन सिक्कों का क्या करूंगा? योगिता ने असहमति जताई। बाजार की व्यवस्था बनाए रखने के लिए कर आवश्यक है, भले ही आपको पैसे की जरूरत न हो। अगर हम ये सिक्के शहर के विकास में लगाएं तो लाभ ही होगा। आखिरकार शहर की रक्षा के लिए हमें शिकारी और योद्धाओं की जरूरत होगी। ये काम केवल स्वैच्छिक आधार पर नहीं चल सकता। जो योद्धा शहर की रक्षा करते हैं, उन्हें हम एक उचित वेतन देंगे, क्योंकि वे इस दौरान शिकार करके जीन पॉइंट्स नहीं जुटा सकते। ठीक है, दक्ष ने योग्यता की बातों से सहमत होते हुए कहा, शहर और इस बाजार की सारी वित्तीय जिम्मेदारी तुम्हें सौंपता हूं। इसके बाद येलुओ प्रमुख के साथ दक्ष ने उनके नए प्रयोगशाला का निरीक्षण किया। लगता है कि तुम्हारे पास अब भी कई छुपे हुए नुस्खे हैं, दक्ष ने आश्चर्य से कहा। येलुओ अब कुछ विशेष प्रकार की औषधियां बना रहे थे। तेजी से ठीक करने वाली औषधियां, विषहरक, विषनाशक, कीट प्रतिरोधक इत्यादि। प्रयोगशाला और उत्पादन विभाग में कई महिलाएं और वृद्ध लोग कार्यरत थे। येलुओ प्रमुख मुस्कुराया। हमें योग्यता से कुछ सुझाव मिले, जिससे अब हम हर दिन सैकड़ों औषधियां बना पा रहे हैं। इसके बाद वन आत्माओं के पुरोहित ने उन्हें खेतों और वनों की ओर ले गया, जिसे सौम्या और अन्य साथियों ने मांगा था। वन आत्माएं हरियाली से आच्छादित थीं, और जब वे खेतों से गुजरतीं तो उनकी उपस्थिति से जड़ी बूटियों और पौधों की वृद्धि तीव्र हो जाती। पुरोहित ने कहा, हम यहाँ हर प्रकार की आध्यात्मिक जड़ी बूटियां उगा रहे हैं जो पूरे शहर की जरूरत के लिए पर्याप्त हैं। हम सीधे येलुओ की प्रयोगशाला को इनकी आपूर्ति करते हैं। शहर का पूरा निरीक्षण करने के बाद दक्ष वापस सुरा राजा के महल में लौटे।
मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम सब ने केवल 2 महीनों में इतना कुछ कर डाला। तुम सबकी मेहनत ने मुझे चौंका दिया है और मैं खुश हूं कि तुम सब इतने सक्षम हो। सौम्या और योगिता ने एक दूसरे की ओर देखा। दक्ष, एक निर्णय लेना बाकी है। क्या? आपके शहर का नाम। हम अब तक किसी एक नाम पर सहमत नहीं हो पाए, इसलिए चाहते हैं कि आप ही इसका निर्णय लें। अब तक क्या क्या नाम सोचे गए हैं? शुरू में तो हम इसे दक्ष नगर कहना चाहते थे। दक्ष ने सिर हिलाया। यह नाम उसे उपयुक्त लगा, लेकिन वन आत्माओं और येलुओ कबीले ने इस नाम को अस्वीकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यह अब केवल मानवों का शहर नहीं है और केवल एक शब्द वाले नाम मानव शहरों के लिए उपयुक्त होते हैं। तो फिर तुम्हारा प्रस्ताव क्या है? लंबे विचार विमर्श के बाद हम सब एक नाम पर सहमत हुए हैं। वन आत्माओं का पुरोहित, येलुओ प्रमुख, टीम जीनित के सदस्य कबीर और योगिता एक साथ बोले, रेनहुआंग नगर। दक्ष का चेहरा एक पल के लिए कठोर हो गया। यह नाम उसे कड़वी यादों की ओर ले गया। आखिरकार काशी के शिकारी उसे मानवता का नायक कहकर ही बाहर निकालने पर तुले थे। सौम्या ने कहा, मुझे पता है तुम किस बात से डर रहे हो दक्ष, लेकिन अब हमारी परिस्थिति अलग है। जो काशी में हुआ वह फिर नहीं होगा और यह नाम इस शहर के लिए सबसे उपयुक्त है। दक्ष ने गहरी सांस ली। अगर तुम सब सहमत हो तो हम इस नगर को रेनहुआंग कहेंगे। अनिरुद्ध ने पूछा, तो क्या आज ही हमारे शहर की स्थापना का दिन माना जाएगा? बिल्कुल, सौम्या बोली। तो फिर जश्न मनाना बनता है। कबीर दूर दौड़ते हुए चिल्लाया, मैं सजावट का सामान लेकर आता हूं। येलुओ प्रमुख मुस्कुराया, मैं अपने कबीले वालों को सूचित करता हूं, हमारे राज्यपाल वापस आ गए हैं और अब हमारे नगर को एक नाम भी मिल गया है। वन आत्माओं के पुरोहित उड़ते हुए बोले, मैं भी अपने कबीले को यह शुभ समाचार देता हूं और मैं शिल्प आत्माओं को बताऊंगा, अनिरुद्ध ने कहा। सौम्या धीरे से बुदबुदाई, हम तो पहले ही तुम्हारे लौटने की खुशी में दावत की योजना बना रहे थे, अब तो इसे और भी भव्य बनाना पड़ेगा। दक्ष ने अचानक ऊंचे स्वर में कहा। ठहरो, सभी रुक गए। दक्ष महल के बाहर आया और 3 सुनहरे गिद्धों की लाशें निकाली। यह एक उपहार है जो मैं वानर पर्वत से लेकर आया हूं। क्या ये पीक ग्रेड जीवन रूप थे? वहां उपस्थित सभी लोगों ने पहले भी पीक ग्रेड जीवन रूप देखे थे, लेकिन इस गिद्ध जैसा विशाल कभी नहीं। यह साधारण पीक ग्रेड जीवन रूपों से भी कई गुना बड़ा था और यह लगभग डिजास्टर ग्रेड की ओर बढ़ चला था। कोई समझ नहीं पा रहा था कि दक्ष ने इसे कैसे मारा होगा। यह पूरी नगरी के लिए दावत के लिए काफी होगा। अरे हां, यह भी लो। उसने वह कांटेदार पौधे जैसा जीवन रूप भी बाहर निकाला जिसे उसने वन आत्माओं के जंगल में मारा था। सभी की लार टपकने लगी। अब उन्हें इन पीक ग्रेड जीवन रूपों का स्वाद चखने का अवसर मिलेगा। शिलग्रद गिद्ध जो वनर पर्वत के हैं, वे चट्टान की छोटी से संतुष्ट थे, लेकिन वे उस ऊंचाई के आदी नहीं थे, क्योंकि वे और भी ऊंचे बसेरों के आदी थे। जैसे ही उन्हें पता चला कि रेनहुआंग अपनी स्थापना के जश्न का आयोजन कर रहा है, वे तुरंत वहां जाने के लिए संकेत करने लगे। बिल्कुल, हमें भी इस जश्न में भाग लेना होगा, यशवर्धन गिद्ध ने जोर से कहा। किसी अज्ञात स्थान से एक बड़ा बर्तन निकाला गया और उसमें दक्ष द्वारा मारे गए उच्च श्रेणी के जीवन रूपों का मांस धीमी आंच पर पक रहा था। रेनहुआंग के सभी नागरिक शहर के मुख्य चौक में इकट्ठे हुए। चट्टान के आत्मा अपने खदान से और वनों के आत्मा अपने जंगल से बाहर आए। चट्टान के दैत्य सबको छोटा दिखा रहे थे। वन आत्मा हरे रंग की चमक के साथ हवा में मंडरा रहे थे। येलुओ योद्धा की ताम्र रंग की चमड़ी और मजबूत कद काठी उन्हें आकर्षक बना रही थी। शिलग्रद गिद्ध हवा में उड़ रहे थे। महल के सामने दक्ष ने घोषणा की, सभी का धन्यवाद, आपने इस युद्ध से तबाह राजधानी को एक नए शहर में बदलने के लिए कड़ी मेहनत की है। मैं जानता हूं कि आप में से कई लोग यहां अनिच्छा से आए हैं, लेकिन आपकी खुश और उम्मीद भरी मुस्कान देखकर पता चलता है कि अब आप इस शहर का हिस्सा बन गए हैं। आज से इस शहर का नाम होगा रेनहुआंग। मैं आप सबको एक टोस्ट देना चाहता हूं, आपके काम के लिए आभार और आने वाले समय के लिए आशा के साथ। मनुष्य, येलुओ, वन आत्मा, चट्टान आत्मा और शिलग्रद गिद्ध,
सब ने खुशी से जयकार की। अब दावत का समय। सुन मेंगामेंग और अन्य लोग एक सीढ़ी पर चढ़कर विशाल पत्थर के कड़ाही के ढक्कन तक पहुंचे, जहां वे लंबी डली से मांस का शोरबा सबको परोस रहे थे। इसके अलावा और भी कई प्रकार के पकवान सबके लिए उपलब्ध थे। सुरा साम्राज्य के संदर्भ में सुरा देश के पश्चिमी छोर पर लाखों सुरा अपने सम्राट के महल के बाहर जमा थे। इतनी जोर से चिल्ला रहे थे कि आवाज मीलों तक सुनाई दे रही थी। सितारों के सम्राट की लंबी उम्र हो, सुरा कभी नहीं गिरेगा। उनका जय घोष गूंज रहा था। वे एक ऐसे चौक में खड़े थे जहां बीचों बीच एक सुरा की मूर्ति थी जो 2 धारदार ब्लेड ली हुए था। उसका रूप भयावह था। महल के भीतर विशाल सुरा सम्राट अपने सिंहासन पर विराजमान था। सिंहासन कक्ष में कई सुरा सम्राटों की मूर्तियां थीं, जिनमें से केंद्र में एक मूर्ति कई 100 मीटर ऊंची थी। यह रक्त जेड से बनी थी और 3 सिरों और 6 भुजाओं वाला एक सुरा था। हर भुजा में एक अलग हथियार था। उसके पीछे एक प्रकाश का चक्र था। यह देवता था जिसे सुरा लोग पूजा करते थे, असुरा। रक्त जेड और सोने से बना यह सिंहासन लगभग 10 मीटर ऊंचा था और उस पर बैठा सुरा हड्डी की कवच पहने हुए था जो प्रकाश को निगलता सा दिखता था। उसके चेहरे पर एक गंभीरता थी और उसकी आभा से सभी का दिल दहल जाता था। रक्त रंग के वस्त्र पहने एक मंत्री उसके चरणों में घुटने टेके कागज लिए खड़ा था। महाराज, हमारे बलों ने शानदार विजय हासिल की है। 3 पड़ोसी सुरा राज्यों को नष्ट कर दिया गया है। हमारी साम्राज्य अब दूसरे क्षेत्र पर शासन करने के लिए पर्याप्त मजबूत है और आप इसके शासक हैं। मेरा सुझाव है कि इसे सुर्रा साम्राज्य के हृदय का नाम दिया जाए। एक और मंत्री बोला, महाराज, लाखों सुरा आपके महल के बाहर जश्न मना रहे हैं। जब सभी का मन एकजुट होगा तो यह साम्राज्य हजारों वर्षों तक फलेगा। सम्राट ने उत्तर दिया, हमारे विजय के जश्न के लिए मेरे 9 दामादों को बुलाओ। वे कैसे हैं? मंत्रियों ने एक दूसरे को देखा। 8 दामाद ठीक हैं, लेकिन 9वें के बारे में? सम्राट मुस्कुराया, क्या बात है? मुझे याद है कि उसे मानव पुरुषों से लगाव था। वह कैसे है? मंत्री सिर झुकाकर बोला, महाराज, जब हम 3 पड़ोसी सुरा राज्यों से घिरे थे तब वह मारा गया। युद्ध के दौरान आपको यह सूचना देना उचित नहीं समझा। कुत्तों, कौन मेरी संतान को छूने की हिम्मत करता है? सम्राट क्रोधित हुआ। सूरा राजा झरनाव की राज्य भूमि में उसके शयन कक्ष में खून की बदबू फैल रही थी। महल के बीचों बीच एक गहरे रंग का खून भरा तालाब था जिसमें राजा झरनाव नहा रहे थे। महाराज, शाही संदेश आया है। एक वृद्ध अधिकारी तालाब के किनारे आया। क्या खबर लाई है वह? झरनाव ने पूछा। यह खबर झरनाव की भव्यता से संबंधित है। खबर है कि झरनाव राज्य की सीमा के पार हमारे शत्रु कश्यप साम्राज्य को नष्ट कर दिया गया। राजा झरनाव ने थोड़ी देर सोचते हुए कहा, हां, कश्यप साम्राज्य पर कब्जा कर उसे अपने राज्य में मिला लेना था। मेरे सैनिक सीमा में पहुंच चुके हैं। उनकी प्रगति कैसी है? वे सीमा पार कर गहराई में फैल चुके हैं महाराज। सैनिकों की बड़ी संख्या को जुटाना धीमा था, लेकिन वे अब तक अच्छा काम कर चुके थे। झरनाव ने काले रंग की एक भव्य पोशाक पहनी जिस पर पीले धागे से काली नाग, 3 सिर और 6 भुजाएं वाली सूरा की आकृति बनी थी। वृद्ध अधिकारी फिर संदेश पढ़कर चौंक गया। क्या हुआ? झरनाव ने पूछा और प्याला उठाकर शराब घुमाई। महाराज, संदेश में लिखा है कि सूरा राजा कश्यप की हत्या एक इंसान ने कर दी। झरनाव ने जो शराब पी थी वह जोर से बाहर फेंक दी और जोर से हंसने लगा, इतना कि सांस लेना मुश्किल हो गया। तुम मजाक कर रहे हो? वृद्ध ने सिर हिलाते हुए कहा। नहीं महाराज। झरनाव का हंसना बंद नहीं हुआ। इंसान ने सूरा राजा को मारा? असंभव। सूराओं की नजर में इंसान बस पशु थे, मवेशी, भेड़, सूअर। शायद कोई आम सूरा किसी असाधारण इंसान से हार सकता था, लेकिन एक सूरा राजा से? यह तो पूरी तरह हास्यास्पद था। मुझे वह संदेश दो। झरनाव ने उसे झपट लिया। संदेश पढ़ते हुए उसका चेहरा गंभीर हो गया। यह लोग कश्यप की राजधानी पर कब्जा कर अपनी नगरी बना रहे हैं। ये इंसान हमारे महलों को कैसे गंदा कर सकते हैं? वृद्ध अधिकारी भारी युद्ध कवच लेकर आया जो इतनी भारी थी कि वह भी उसे मुश्किल से उठा पाया।
झरनाव ने वह कवच पहना और कहा, और इंसानों के खून से तालाब भरो, ठंडा हो गया है। अधिकारी आश्चर्यचकित था। महाराज, आप लड़ाई पर जाने वाले हैं, फिर तालाब क्यों भरना? मेरे ब्लड विंग ड्रैगन राइडर्स को बुलाओ। जब मैं इनके सिर लेकर लौटूंगा तो गर्म खून के स्नान के लिए तैयार रहो। यह सुनकर अधिकारी के चेहरे पर विश्वास और भय दोनों झलक रहे थे। इधर झरनाव के शहर रणभूमि में शुरुआत में जो शिकारी झरनाव के साथ कश्यप से आए थे, वे एलियन जातियों के प्रति संदेह में थे, लेकिन समय के साथ उनकी सोच बदल गई। सभी एलियन बुरे नहीं थे, उनके साथ व्यापार से लाभ था। बच्चे खिलौने और छोटे सामान लेकर जाते तो वे वुड स्पिरिट से जड़ी बूटियां और रॉक स्पिरिट से जेनेटिक लाइफ फॉर्म्स खरीदते। सुपीरियर ग्रेड जीवन रूप का मांस भी कभी कभी मिलता था। शिकारी अब खतरे में जाकर जीन पॉइंट्स इकट्ठा नहीं करते, बल्कि उन्हें व्यापार से भी प्राप्त कर सकते थे। इसका श्रेय मिस युवराज और टीम जीनित को था। जो बाहर जाना चाहते थे वे मर्सनरी बॉडीगार्ड्स किराए पर लेते थे, जो नहीं वे शहर में गार्ड बन जाते और अच्छी कमाई करते। येलुओ घाटी के लोग भी इस नए शहर में रहने को तैयार हो गए थे। यहां पत्थर के मकान थे, जहरीले कीड़ों से सुरक्षा थी और डेविल सोल्स आसानी से मिलते थे। येलुओ के प्रमुख रोज वुड स्पिरिट्स के शराब के साथ मदहोश होते और झरनाव की तारीफ करते। वुड स्पिरिट्स मांस नहीं खाते, लेकिन उन्हें येलुओ की जड़ी बूटियां पसंद थीं। रॉक स्पिरिट्स चौक में बड़ी चट्टानों पर चबाते हुए मांस का आनंद ले रहे थे। क्रैग ईगल्स भी गोल्डन रॉक्स के मांस से उत्साहित थे। तभी सूर्यास्त के बाद रणभूमि के चौक में लोग नृत्य कर रहे थे। सौम्या ने झरनाव का हाथ पकड़कर कहा, चलो मेरे साथ नाचो। भीड़ में खुशी का माहौल था कि अचानक दूर आकाश से एक ड्रैगन की दहाड़ गूंजी। लोग ऊपर देखने लगे। एक काला साया आसमान में तेजी से नीचे आ रहा था। क्या है वो? किसी ने चिल्लाया। आसमान में लाल रोशनी बढ़ती हुई आई और चौक की ओर बढ़ने लगी। यह एक प्रबल हमला था जिसमें मृत्यु का खतरा था। झरनाव ने पंख फैलाए और हवा में उड़ते हुए लाल रोशनी को अपने हाथों से रोका। प्रकाश इतना तेज था कि झरनाव को नीचे धकेल दिया गया। रून, रेजोनेट। 4 टैबलेट्स हवा में घूमने लगे और एक ड्रैगन टर्टल का चित्र सामने आया जिसने लाल रोशनी को रोक दिया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। झरनाव ने लाल ऊर्जा को जोर से धकेलकर उसे आसमान में विस्फोटित कर दिया। आसपास देखा तो वो ब्लड विंग्ड ड्रैगन राइडर्स थे, काले कवच में, रात के आसमान में छुपे हुए। उनके नेता का ड्रैगन बाकी से 3 गुना बड़ा था, लाल कवच पहने और लाल त्वचा, माथे पर 2 सिंह की तरह। झरनाव ने सोचा, ये तो सूरा राजा होगा। सूरा राजा झरनाव ने झरनाव की ओर देखा और कहा, क्या तुम वह हो जिसने कश्यप को मारा? झरनाव ने फड़फड़ाते हुए कहा, तुम मेरे शत्रु हो जो सूरा राजा की मौत का बदला लेना आया है? हां, क्या तुम पागल हो या मूर्ख? सूरा राजा को मारना और उसकी राजधानी अपने कब्जे में लेना? क्या तुम मौत के लिए तैयार हो? सूरा राजा ने गर्जना की। दक्ष ने पलटकर कहा, और तू क्या है? कोई मूर्ख या सिर फिरा जो खुद चलकर मौत के मुंह में आया है? सूरा राजा रक्तानंद की आंखों में बर्फ जैसी ठंडक थी। हां, बहुत समय हो गया किसी इंसान को इतना बेहुदा बोलते सुने। जो भी इस तरह मुझसे बात करता है उसका खून आखिरी बूंद तक निचोड़ लिया जाता है। दक्ष ज्यादा प्रभावित नहीं दिखा। रक्तानंद ने होंठ छाटते हुए अपने नुकीले दांत दिखाए। तेरा खून बूंद बूंद करके निकालूंगा। जब तक तू पूरी तरह ठंडा ना हो जाए तब तक तुझे जिंदा रखूंगा, ताकि तू महसूस कर सके कि तेरा खून कैसे बंद होता है, तेरी नजर कैसे धुंधली होती है। इस ख्याल से ही रोमांच हो रहा है। दक्ष ने जवाब दिया, जिस सुरा राजा को मैंने मारा वो भी यही बकवास कर रहा था, फिर उसका पिछवाड़ा फट गया था। तुझे खून पसंद है ना? मैं तुझे तृप्त कर दूंगा। मैं तुझे ही नहीं मारूंगा, इस पूरे शहर के लोगों का खून पी जाऊंगा। रक्तानंद गर्जा, इस मूर्ख पर हमला करो। रक्तपंखी ड्रैगन आकाश में झपटे और सोरा सैनिकों ने अपने भाले और हथियार ताने। हवा में आग की लपटें चमकीं और एक रक्तपंखी ड्रैगन और उसका सवार जल गए। सवार चीखते हुए गिरा। नीचे से 2 और तीर उठे जो अग्निपंछी का रूप लेकर 2 और सवारों को लील गए।
अंततः दर्जनों रक्तपंखी ड्रैगन सवार आसमान से गिरे। प्रहरी मीनार पर एक युवती खड़ी थी जिसके हाथ में एक लाल विशाल धनुष था। सौम्या, उसने चिल्लाकर कहा, दक्ष, हम सहायक सेना लेकर आए हैं। रक्तानंद की आंखें संकरी हो गईं। लगता है बहुत से इंसान मौत को बुलावा दे रहे हैं। जमीन से चट्टानों के गोले उठे और दक्ष को छूते हुए सुरा सैनिकों को जा लगे। शहर की दीवारों के पीछे से शैल दैत्य विशाल पत्थर ऊपर फेंक रहे थे। हर एक में तोप जितनी ताकत थी। रक्तानंद का चेहरा हरा पड़ गया। तुम्हारे सारे नागरिक मरना चाहते हैं लगता है। सवारों, शहर के हर व्यक्ति को मार डालो। एक सुनहरी रेखा चमकी और एक सवार अपने ड्रैगन से नीचे गिरा। एक सुरा को पंजों में पकड़े हुए युवराज गोपाल, जो शिलग्रद गिद्धों का प्रमुख था, गरजा, जब तक हम शिलग्रद गिद्ध मौजूद हैं, कोई भी इंद्रप्रस्थ पर हमला नहीं कर सकता। उसने सवार को नीचे फेंका, जो चिल्लाते हुए गिर पड़ा। रक्तपंखी ड्रैगन ने उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गोपाल के पीछे के कई शिलग्रद गिद्धों ने उसे रोक लिया। गोपाल ने सुरा को घूरते हुए कहा, इंद्रप्रस्थ के आकाश पर राज हमारा है। वह एक और सवार की ओर झपटा। इंद्रप्रस्थ के नागरिक क्रोधित हो उठे। वे अपनी सामान्य जिंदगी जी रहे थे और यह आक्रमण अचानक हुआ। रक्तानंद की धमकी ने हर किसी को उकसा दिया था। पंचफल लूनर फ्लेम शॉट। सौम्या ने एक साथ 5 तीर छोड़े। हर तीर ने टकराकर आग का गोला बना लिया और एक के बाद एक सवारों को निगल लिया। चिंता मत करो दक्ष, हम बाकी सबको संभाल लेंगे, तुम बस इनके नेता को देखो। दक्ष ने सिर हिलाया। इंद्रप्रस्थ का हर नागरिक लड़ने में सक्षम था और वे उसका बोझ नहीं बनते। रक्तानंद कुछ क्षण रुका और फिर जोर से हंसा। कमाल, तुम सब तो मेरे संग्रह के बेहतरीन मानव कैदी बनोगे। मैं इंतजार नहीं कर सकता कि तुम्हारा सीना चीर कर देखूं कि तुम्हारा खून लाल है या काला। उसकी आंखें तेज हो गईं। क्या तुम्हें लगता है कि मेरे सवारों को मारकर बच जाओगे? ये मत भूलो, मैं भी यहीं हूं। और तू ये मत भूल कि तेरा सामना मुझसे है। दक्ष ने टोका। तू एक इंसान, क्या मुझे अकेला रोक पाएगा? मैं ज्यादा समय नहीं गंवाना चाहता। मेरे महल में अभी गर्म मानव खून के स्नान का वक्त है। उसने दक्ष की ओर भाला ताना। उसका भाला 8 मीटर लंबा था, इतना कि पृथ्वी के मध्यकालीन योद्धाओं के भाले बच्चों के खिलौने लगे। दक्ष ने अपने पंख फड़फड़ाए और रक्तानंद की चार्ज से बच निकला। जैसे ही वह राजा के पास से गुजरा, सूरा राजा अपने ड्रैगन से उछल पड़ा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी क्वेक। दक्ष की मुट्ठी सीधे भाले से टकराई, लेकिन उछलकर दूर जा गिरा। रक्तानंद फिर अपने ड्रैगन पर सवार हो गया और अपनी कमर घुमाकर भाला दक्ष की ओर फेंका। भाला एक रक्त रंगी धधकती उल्का की तरह चमका, जो पीछे लपटों की लकीर छोड़ गया। उसकी रोशनी से रात का आसमान रक्तवर्णी हो गया, मानो कयामत आ गई हो। रून रेजोनेट। दक्ष के सामने एक काले कछुए की छवि बनी और 4 टैबलेट्स ने एक शील्ड बना दी, जो भाले को रोकने में सफल रही। रात का आसमान फिर से काला हो गया। दिलचस्प, अभी तक कोई इंसान इस वार से बचा नहीं है। रक्तानंद अपने रक्तपंखी ड्रैगन के साथ झपटा और एक नया भाला निकाल लिया। वह अपने काठी में 5 अतिरिक्त भाले रखता था, ताकि हर बार लौटकर भाला न उठाना पड़े। यह हमला सीधे रोकना मुश्किल था, लेकिन दक्ष को हर बार रोकना नहीं पड़ता था। पहले वह इसीलिए रोक रहा था क्योंकि वे इंद्रप्रस्थ के ऊपर थे, लेकिन अब वे शहर से दूर थे। दक्ष आसानी से बच सकता था। रक्तपंखी ड्रैगन अपने पंख फड़फड़ाकर दक्ष के पास आता रहा। उसके 4 टैबलेट्स से बने क्षेत्र के चारों ओर चक्कर काटता रहा, लेकिन रक्तानंद को यह एहसास नहीं था कि दक्ष के होठों पर एक मुस्कान खेल रही थी। दक्ष ने अपने पंख फैलाए और आकाश में उड़ चला। युवराज गोपाल ने उसे भागने नहीं दिया। उसने अपने रक्त वाले पंखों वाले ड्रैगन यशवर्धन गिद्ध को पीछा करने भेजा। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी सोर। दक्ष ने एक ऐसा प्रहार किया जिससे ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैल गईं और स्वयं अंतरिक्ष तक विकृत हो गया। वह एक बार फिर युवराज गोपाल से टकराया। जैसे ही ऊर्जा की लहरें चारों ओर फैलीं, युवराज गोपाल और उसका गिद्ध घोड़ा दोनों पीछे उछल गए। युवराज गोपाल चिल्लाया, क्या गजब का मानव है तू!
मेरी एक बार झेल गया, खुश हो जा कि तू मेरी तलवार से मरेगा। दक्ष मुस्कुराया। उसने वह 4 रूनिक टैबलेट्स वापस बुला लिए जिनसे उसने युवराज गोपाल की रक्त लाल भाला को रोके रखा था। जैसे ही वो मुक्त हुआ, वह गोली की तरह उसी की ओर दौड़ा, अपने स्वामी की ओर। जैसे ही युवराज गोपाल ने खतरे की आहट पाई, वह पलटा और हवा में ही घूमकर अपनी भाला से वार को रोकने की कोशिश की। उसकी पीठ मुड़ी हुई थी और यही मौका दक्ष को चाहिए था। उसने हाथ उठाकर एक क्षण के लिए युवराज की हरकतों को रोक दिया। जब तक युवराज समझ पाता, बहुत देर हो चुकी थी। उसके सोचने की शक्ति रुक गई और शरीर जम गया। उसके हाथ में थमी भाला एक ओर गिर गई और रक्त से चमकती दूसरी भाला उसके सीने को चीरते हुए आर पार हो गई और उसके शरीर को बहुत दूर तक उछाल दिया। युवराज गोपाल को विश्वास ही नहीं हुआ कि एक दिन वह अपनी ही हथियार से घायल या शायद मारा जा सकता है। उसे यह अपमान बर्दाश्त नहीं था। यह वही भाला था जो उसकी सबसे बड़ी चाल थी, एक ऐसा अस्त्र जो किसी भी दुश्मन, किसी भी शहर की रक्षा को भेद देता था। जब भी यह भाला किसी शहर से टकराता, रक्त की लहरें पूरे नगर की जनसंख्या को मिटा देती। मगर युवराज गोपाल ने कभी इस अस्त्र की भयावहता खुद पर अनुभव नहीं की थी। भाला उसके मांस और हड्डियों को चीरता चला गया। उसकी गति इतनी जबरदस्त थी कि युवराज का शरीर दूर जा गिरा और साथ ही उसके शरीर पर रक्त की लहरें फूट पड़ी। युवराज ने एक खून की बड़ी उल्टी की। दक्ष ने उसका पीछा किया और बाएं हाथ से एक प्रहार किया। फिस्ट्स ऑफ द साइलेंट सी फेड। घूंसे की आकृति एक काले नाग के रूप में बदली, जिसने युवराज को चारों ओर से घेर लिया और सामने से उस पर आक्रमण किया। यदि यह वार सफल होता तो युवराज उस भाला और नाग के संयुक्त प्रहार से समाप्त हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दक्ष एक बात भूल गया था। यशवर्धन गिद्ध, वह रक्त पंखों वाला ड्रैगन जिस पर युवराज सवार था, अपने स्वामी की रक्षा के लिए गिद्ध ने खुद को दक्ष के नाग से टकरा दिया। यह ड्रैगन एक पीक ग्रेड लाइफ फॉर्म था और वह उस नाग से जरा भी कम नहीं था। उसने अपने जबड़े खोल दिए और नाग को पकड़ लिया, जबकि नाग की डार्क एट्यून्ड जेनेटिक एनर्जी उसके शरीर को अंदर से नष्ट कर रही थी। युवराज गोपाल, जो अब अपने घोड़े से गिर चुका था, भाला की चोट से जमीन पर गिरा और एक विशाल गड्ढा बना गया। द बाउंडलेस ब्लेड एक्सपल्शन। दक्ष ने आकाश में तलवार का प्रहार किया, जिसने काले नाग को काटते हुए गिद्ध को जख्मी किया। उसके माथे से खून की धार फूटी और उस घाव से एक गोल्डन लाइट निकलकर गिद्ध को जलाने लगी। वह पीड़ा से चिल्लाया। अब दक्ष के हाथ में एक चमकती गोल्डन तलवार थी, उसका पोस्ट पीक ग्रेड गोल्डन रॉक डेविल सोल। एक सामान्य पीक ग्रेड गोल्डन रॉक डेविल सोल के साथ मिलकर यह हथियार अपनी सीमाओं से परे जा चुका था। दक्ष उसे समाप्त करने ही वाला था कि तभी उसे अपनी पीठ के पीछे एक प्रचंड किलिंग इंटेंट का आभास हुआ। पंख फड़फड़ाते हुए वह हवा में उड़ा और देखा कि रक्त लाल भाला उसकी ओर आ रहा है। भाला रात के अंधेरे को लाल रंग में रंगते हुए उसकी ओर आया। उसका स्रोत जख्मी युवराज गोपाल। उसका शरीर बुरी तरह घायल था, चेहरा धूल से धूसरित और आधे से ज्यादा हड्डियां टूटी हुई थीं। भाला उसकी छाती में ढंसा था। अगर थोड़ा और दाएं होता तो उसका अंत हो जाता। भाग्यवश उसके दिल को भाला छू नहीं पाया था। किसी तरह वह गड्ढे से बाहर आया और गुस्से में एक और भाला फेंका। रक्त में डूबी वह भाला पूरे आकाश को भयानक लाल रंग में रंग रही थी। यशवर्धन गिद्ध ने खतरे को भांपकर खुद को हटाने की कोशिश की, लेकिन कोई और ज्यादा तेज निकला। रून कंट्रोल। दक्ष ने अपने हाथ आकाश की ओर उठाए। उसके सामने एक ड्रैगन टर्टल की छवि प्रकट हुई। 2 ग्रेविटी टैबलेट्स गिद्ध के दोनों ओर प्रकट हुईं और स्थानीय गुरुत्वाकर्षण को विकृत कर दिया। गिद्ध अब किसी भी दिशा में हिलने डुलने में असमर्थ था। भाला उसके पेट के आर पार हो गया और वह चीखते हुए आकाश से गिर पड़ा। युवराज गोपाल ने अपने सीने से भाला खींचा और बहते रक्त की परवाह नहीं की। उसकी छाती में एक भयानक छेद था। दक्ष धीरे धीरे आकाश से नीचे उतरा। उसने मृत पड़े यशवर्धन गिद्ध की ओर देखा और बोला, क्या शानदार सवारी थी, अफसोस चली गई। युवराज गोपाल ने अपने भाले के सिरे से रक्त झटकते हुए कहा,
उसकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उसकी छाती से बहता रक्त अब पूरे शरीर को ढक चुका था। उसका रक्त सामान्य नहीं था, वह तुरंत जमने लगता और गाढ़ा गोंद सा हो जाता। यह सोचकर हैरानी होती है कि एक इंसान ने मुझे ऐसी चोट पहुंचाई। लगता है मेरे गॉडफादर की जानकारी अब पुरानी हो चुकी है। मैं मान लेता हूं कि तुमने ब्रूट स्ट्रेंथ से युवराज अजय को मारा होगा, लेकिन मेरे स्तर तक पहुंचने के लिए तुम अब भी बहुत कमजोर हो। युवराज गोपाल की आंखों में हत्या की लपटें चमक उठीं। मुझे मानना होगा कि मैंने तुम्हें एक प्रतिद्वंदी के रूप में गंभीरता से नहीं लिया, पर अब मैं दोबारा वो गलती नहीं करूंगा। दक्ष ने सिर हिलाया। कितना क्रूर और हृदयहीन व्यक्ति है तू। तेरा घोड़ा तेरे लिए मर गया और तू उसका नाम तक नहीं ले रहा। युवराज गोपाल क्रोध से लगभग खून उगल ही देता। अगर तू न होता तो क्या मेरा प्रिय घोड़ा मारा जाता? अपने गुस्से को अब और दबा न पाते हुए युवराज के शरीर से जेनेटिक एनर्जी विस्फोट की तरह फूट पड़ी। उसकी आंखें रक्तवर्ण हो उठीं और उसकी नसों में बहता खून जैसे उबलने लगा। उसे पता था कि इस तरह गुस्से में आकर दक्ष जैसे दुश्मन से भिड़ना मूर्खता है, लेकिन अब उसके अंदर इतनी भी संयम शक्ति नहीं बची थी कि वह अपने क्रोध को रोक सके। दक्ष को हैरानी हुई कि युवराज गोपाल के शरीर से आग की लपटें निकलने लगी थीं और उसकी ताकत कई गुना बढ़ गई थी। युवराज गोपाल गरजा, मैं तुझे मारकर तेरा खून चूस जाऊंगा। यह उसकी खास टेक्निक थी, जिससे वह अपने खून को जलाकर अपनी कॉम्बैट एबिलिटी बढ़ा लेता था। जितना अधिक वह घायल होता और जितना अधिक उसका खून बहता, उतनी ही ज्यादा उसकी शक्ति बढ़ती। इसी कारण वह प्रतिदिन रक्त स्नान करता था और एक गुप्त टेक्निक से अपने रक्त की सांद्रता को और अधिक शक्तिशाली बनाता था। लेकिन इस टेक्निक की एक सीमा थी। अब जबकि वह मृत्यु के करीब पहुंच चुका था, उसकी शक्ति एक पूरे स्तर, ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड तक बढ़ चुकी थी, लेकिन उतनी ही तेजी से उसकी टेक्निक की अवधि भी घट रही थी। उसके लांस पर भी रक्त ज्वाला फैल चुकी थी और अब वह एक जलते हुए अग्निशिखा की तरह दक्ष की ओर टूट पड़ा। इस समय उसका हमला उसके घोड़े के साथ हुए संयुक्त हमले से भी अधिक ताकतवर था। दक्ष हंसा, क्या सिर्फ तेरे पास ही कोई ऑगमेंटेशन टेक्निक है?